तो बेटा लास्ट क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ लिया था बेटा, एनोड रे पढ़ लिया था, अपन ने कैथोड रे पढ़ लिया था, उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए थे कि क्या एनोड रे की कैरेक्टरिस्टिक है, क्या कैथोड रे के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अपन ने ये भी पढ़ लिया था कि जो एनोड रे है इसी को क्या बोलते हैं, कैनल रे बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, परफोरेट रे भी बोलते हैं। सब इसी का नाम है, इसी का नाम पॉजिटिव रे है। और हमने ये पढ़ लिया था कि जो सारी एनोड रे है वो प्रोटॉन नहीं है, हाइड्रोजन वाली H प्लस वाली एनोड रे प्रोटॉन है, बाकी एनोड रे सिर्फ एनोड रे। आज अपन जो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे इसका नाम है बेटा स्पेसिफिक चार्ज। क्या है बेटा, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन मास रेशियो। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज अपॉन है मास रेशियो। किसी पार्टिकल का चार्ज और उसी के मास को उसमें डिवाइड कर दो तो उसे स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। रख दिया किसी ने नाम। अब अपने को पता है कि चार्ज को अपन Q से लिखते हैं, मास को अपन M से लिखते हैं, तो क्या मैं चार्ज अपॉन मास रेशियो को Q बाई M रेशियो बोल सकता हूँ? कि हाँ सर Q बाई M रेशियो भी बोल सकते हो। और Q को मैं E से लिख दूं, चार्ज को E से भी लिखते हैं तो इसको E बाई M रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? E बाई M रेशियो भी। सबसे पहले बात करते हैं बेटा फॉर कैथोड रे के लिए। किसके लिए बात करें? कैथोड रे के लिए। तो कैथोड रे होती है ना बेटा, सारी कैथोड रे, अगर मैं तुम्हें कहूं कि कैथोड रे आर इंडिपेंडेंट ओवर नेचर ऑफ गैस, क्या ये बात सही है कि सारी कैथोड रे नेचर ऑफ गैस से इंडिपेंडेंट है? कि सर कैसे? कि जब मैंने हाइड्रोजन गैस ली थी तब भी कैथोड रे कौन था बेटा? इलेक्ट्रॉन। कौन था बेटा? इलेक्ट्रॉन। जब नाइट्रोजन गैस ली तब भी कैथोड रे कौन था? इलेक्ट्रॉन। और जब ऑक्सीजन गैस ली तब भी कौन था? तो हर बार इलेक्ट्रॉन ही बाहर आ रहा है। कौन आ रहा है बेटा? और अगर अब हर बार इलेक्ट्रॉन ही बाहर आ रहा है तो कैथोड, इलेक्ट्रॉन तो इंडिपेंडेंट है बेटा, हर बार इलेक्ट्रॉन लेने से। तो अपन कह सकते हैं कोई गैस लो हर बार इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और वही कैथोड रे। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गैस ले लो इलेक्ट्रॉन सेम है। तो कैथोड रे आर इंडिपेंडेंट ओवर नेचर ऑफ ए गैस। दूसरा बात क्या है बेटा, ऑल कैथोड रे आर सिमिलर। सारी कैथोड रे सिमिलर है। कि कैसे? कि सारे इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन तो सारे क्या है? सिमिलर। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, कैथोड रे आर इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे क्या है? सारे कैथोड रे इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो चाहे मैं इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर लूं चाहे कैथोड रे की स्टडी कर लूं, सेम बात है कि नहीं है? कि सर डिट्टो सेम है, कोई फर्क है नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.13 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, या -28 ग्राम। नेक्स्ट बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मूलिकन नाम का साइंटिस्ट था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है उसमें इसने निकाला था। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? -E से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस सिर्फ नेचर को बताता है, माइनस सिर्फ क्या बताता है? नेचर को। जबकि E क्या है? चार्ज। और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। अगर कहीं E लिखा है इसका मतलब यही है। इतने चार्ज का नाम क्या रख दिया हमने? E। जैसे हमने 6 इंटू 10 की पावर 23 का नाम एक मोल रखा है, वैसे आ रही बात में। और नेचर क्या है? माइनस। माइनस साइन सिर्फ नेचर बताता है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, E बाई एम रेशियो निकालना है तो E किसका लेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन का। और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कुलाम पर केजी। ध्यान रहे, वो अगर मास बदल दे, वो कह दे हाइपोथेटिकली इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो आपको सोल्व करके निकालना पड़ेगा। वो कुलाम ग्राम में भी दे सकता आंसर। आगे भाषण में बात करें बेटा फॉर एनोड रे। तो जो एनोड रे बेटा वो क्या है बेटा? डिपेंड्स ओवर नेचर ऑफ गैस। क्या ये बात सही है क्या? कि हाँ सर, आप जब अलग अलग गैस लेते हो तब हाइड्रोजन के केस में पॉजिटिव पार्टिकल H प्लस था, नाइट्रोजन के केस में N प्लस था, ऑक्सीजन के केस में O प्लस था। हर बार एक अलग गैस आई थी, हर बार एक अलग पार्टिकल आएगा कि नहीं आएगा? कि सर हर बार एनोड रे अलग अलग पार्टिकल, इसलिए एनोड रे डिपेंड्स ओवर नेचर ऑफ ए गैस। जो आप गैस भरोगे उसके नेचर पर डिपेंड करेगी। अगर मैं आपके सामने 4 एनोड रे रखूं तो इन चारों एनोड रे का चार्ज सेम है, सबसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो सारे एनोड रे का चार्ज क्या है? सेम। लेकिन मास सेम है क्या आपकी बात? नहीं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, चारों का मास सेम नहीं, चारों का मास अलग अलग है। क्लियर है? और सबसे ज्यादा मास किसका है बेटा? फ्लोरीन का। जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है एटॉमिक मास बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा मास किसका है बेटा? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन। क्या बात समझ में आई बेटा? फिर हमने निकाला E बाई एम रेशियो। E बाई एम रेशियो बता, मुझे पता है सबका चार्ज सेम है, तो चार्ज तो सेम है, लेकिन जिसका मास बड़ा होगा, जिसका मास मतलब बड़ी वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो E बाई एम रेशियो क्या आएगा? छोटा। तो फ्लोरीन का मास बड़ा है
तो बेटा मास ज्यादा होने से ई बाई एम रेशियो क्या आएगा, कम। क्या आएगा बेटा, कम, क्योंकि बेटा बड़ी वैल्यू से डिवाइड करने पे वो लोअर आंसर क्या आता है, छोटा। तो फ्लोरीन का मास क्या है बेटा, कम। क्या बात समझ में आई बेटा। और मैंने आपको कल समझाया था बेटा कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो H प्लस बनता है। H प्लस ही कौन है बेटा, प्रोटॉन। H प्लस ही कौन है, प्रोटॉन। देखो बेटा ध्यान से, गोल्डस्टीन वो शाना था, उसने क्या किया बेटा, गोल्डस्टीन नेम्ड H प्लस एज ए एनोड रे। H प्लस का नाम उसने क्या रखा था बेटा, प्रोटॉन। H प्लस एनोड रे का नाम उसने क्या रखा, प्रोटॉन। उसने कहा सारी एनोड रे प्रोटॉन नहीं है, सिर्फ H प्लस की एनोड रे प्रोटॉन है, बाकी बाकी सिर्फ एनोड रे, जबकि सारी कैथोड रे क्या थी, इलेक्ट्रॉन। अब देखो काम की बात, अब हम बात करते हैं ई बाई एम फॉर प्रोटॉन। मुझे एक बात बताओ बेटा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है, कि सर चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का माइनस से लिख दिया, इसका प्लस से, कि क्यों, बस लिख दिया, एक को माइनस एक को प्लस, ऑपोजिट नेचर लिखना था। आ रही बात में, तो इसको प्लस लिख दिया, अगर इसको पहले माइनस लिख दिया माइनस होता, इसको लिख दिया प्लस ही। क्या लिख दिया, प्लस ही। और ई की वैल्यू तो वही सेम है। बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की, तो वो होता है 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है, इसका मास बड़ा है बेटा, वो क्लियर है। उसका -31 था, ये -27 है। और ई बाई एम रेशियो निकालते समय इसी का चार्ज इसी का मास डिवाइड करके निकाला तो ये आ गया। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट बेटा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन क्या है बेटा, न्यूट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेटेस्ट हुई है, अभी 1932 में हुई है। कब हुई है, 1932 में। जो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो होता है 0। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है, 0। लेकिन न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के नियर बाय सेम, स्लाइटली ज्यादा। उसका 1.6735 था, इसका 1.67 है 5, उसका 3 था, इसका 5, इतना ही तो फर्क है, इंटू 10 की पावर -27। लेकिन इसका ई बाई एम रेशियो कितना होगा, 0। क्यों, ई 0। आगे बात समझ में, चलो जी। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इन तीनों को अपन फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कि सर फंडामेंटल पार्टिकल क्यों बोलते हैं, ध्यान समझो, क्योंकि ये बेटा वो फंडामेंटल पार्टिकल उनको बोलते हैं जो हर एटम में होते हैं और सेम दिखते हैं। मतलब मैं हाइड्रोजन का अगर प्रोटॉन निकाल के लाऊं और हीलियम का प्रोटॉन निकाल के लाऊं तो कोई फर्क नहीं है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। तो ये सारे एटम में पाए जाते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन किसमें एब्सेंट होता है बेटा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो हाइड्रोजन को छोड़ दूं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारे एटम में। आ रही बात समझ में, हाइड्रोजन में सिर्फ कौन प्रेजेंट नहीं है, न्यूट्रॉन। और हाइड्रोजन के भी इस आइसोटोप में नहीं है, बाकी आइसोटोप में तो न्यूट्रॉन भी, इन दोनों आइसोटोप में न्यूट्रॉन है, बस इसी आइसोटोप में कौन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, राइट डाउन ऑर्डर ऑफ ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आपको पता है बेटा कि सबसे ज्यादा ई बाई एम रेशियो भी निकाला था, किसका था, इलेक्ट्रॉन का था। देखो 10 की पावर 11 सबसे ज्यादा इसी का है, तो सब फिर प्रोटॉन का है, और न्यूट्रॉन का तो 0 है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। तो बेटा चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। चार्ज क्या होता है बेटा, कि चार्ज इज क्वांटाइजेज। फिर क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्या होता है क्वांटाइज का मतलब, अच्छा उसका फ्रैक्शन नहीं हो सकता उसमें, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती। वैल्यू फ्रैक्शन हो सकती है क्या, फ्रैक्शन नहीं हो सकती। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारे पास एक एक रुपए के 10 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं बेटा, 10 सिक्के। तो तुझे मैं कहूँ एक दुकान पे जाओ और 1 से 10 रुपए तक का कोई एक आइटम खरीदना है, खरीद सकती है, आराम से खरीद सकती है ना। अगर दुकान वाला कंजूस है और तू महाकंजूस है, और दुकान पे उस चीज का दाम लिखा हुआ है 1.30 रुपए, बता खरीद सकती है क्या, नहीं खरीद सकती ना। क्यों, क्योंकि तेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, तो ऐसा थोड़ी 1 रुपए का सिक्का पकड़ा के एक सिक्के को 30% काटे के अंकल मौज कर, ऐसा तो नहीं होना। तो ज्यादा देना नहीं चाहती, वो कम लेना चाहता नहीं। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि तेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, जो भी तुम्हारे पास सबसे छोटी वैल्यू होगी आप उसके इंटीजर में चलोगे, आप उसके इंटीजर में। तो आपके पास सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, 1 रुपया है, तो आप इंटीजर क्या होगा आपका, 1 2 3,
आप बीच की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब आपके पास इस तरह से चलोगे 1 2 3 4। इसी तरह अगर मैं कहूं कि आपके पास 2 रुपए का सिक्का है तो 2 4 6 8 10 इसमें चलोगे। और अगर आपके पास 5 रुपए का सिक्का है तो 5 10 15 20। और आपके पास 100 रुपए का नोट है तो 100 200। और मैं कहूं मान लो गवर्नमेंट ने कभी ऐसा सिक्का जारी कर दिया जो 1.5 रुपए का है, तो कैसे चलोगे? 1.5 3 4.5 पे 6 7.5 पे, बोलो ऐसे चलोगे कि नहीं चलोगे? तब आपके पास मैंने कहा वैल्यू फ्रैक्शन आ सकती है, लेकिन जो सबसे छोटी वैल्यू है उसी का मल्टीपल में चलोगे। तो आपके पास सबसे छोटी वैल्यू 1.5 है तो आप सीधा 3 जाओगे, मतलब 1.6 पॉसिबल है क्या? नहीं। 3 के बाद सीधा 4.5, 4 भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि सारी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है ना, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसका इंटीजर मल्टीप्लाई, उसी के मल्टीप्लाई में चलोगे। अगर मान लो आपके पास सबसे छोटी वैल्यू 1.13 होती, मैं कहता हूं आपकी गवर्नमेंट ने 1.13 का सिक्का जारी कर दिया, अब क्या होगा कि सर अगर गवर्नमेंट ने 1.13 का सिक्का जारी कर दिया तो सब इसके इंटीजर मल्टीप्लाई में चलेंगे। सब इसके किस में चलेंगे? इंटीजर मल्टीप्लाई में। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2.26, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3.39, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो 3.42, सॉरी 4.42। मतलब आप सीधा ही 1.13 से 2.26 ही आएगा बीच की वैल्यू पॉसिबल, क्योंकि सिक्का ही वही है, 1.13 का सिक्का है, बीच का ही नहीं। दूसरा सिक्का अगर आप दूसरा सिक्का दोगे तो सीधा 2.26, मतलब आपके पास जो सबसे छोटा वैल्यू होगी उसका इंटीजर मल्टीप्लाई आएगा, उसी का मतलब इसके बाद सीधा दुगना बीच की वैल्यू को। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि तुम सरस की डेयरी से वाकिफ हुई, सरस डेयरी से दूध लाए हो ना, 500 ml का पैकेट देता है वो, तो तुम उसे 600 ml का पैकेट मांग सकते हो क्या? क्यों? 500 का ml का पैकेट आता है, 500 के बाद वो दूसरा पैकेट देगा भाई, दूध का एक पैकेट देने के बाद वो दूसरा पैकेट देगा। अगर ये 500 ml का है तो ये भी, तो कितना हुआ 1000 ml, तो या तो 500 ml दूध देगा या 1000, 600 ml नहीं देगा। अब तो कहेगी तुम कहोगे कि मैं खुले दूध से ले आऊंगा, जो खुला दूध बेचता है वो भी इंटीजर मल्टीप्लाई में देगा। उसके बाद जो सबसे छोटा मेजरिंग सिलेंडर होगा, अगर उसके पास 250 ml का सिलेंडर है, सबसे वो दूध नापता है, तो वो 250 ml के इंटीजर मल्टीप्लाई में दूध बेचेगा। 100 ml का है तो 100 ml के इंटीजर मल्टीप्लाई में बेच देगा। अगर मान लो उसके पास 250 ml का है और तुमने उसे जाके कहा 110 ml दूध दे, वो नहीं देगा। आ रही बात में? क्यों? क्योंकि आपके पास जो भी सबसे छोटी वैल्यू उसी का आप इंटीजर मल्टीप्लाई पकड़ोगे। तो इसी तरह चार्ज की हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है? आगे बात में इस वैल्यू को हम ई बोलते हैं। तो मतलब अब जो भी वैल्यू जाएंगी इसकी इंटीजर मल्टीप्लाई में आएंगी। मतलब ई की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? ई, तो ये तो हो गया 1 ई। फिर 2 ई, 2 ई का मतलब क्या हो गया बेटा? ई की वैल्यू कितनी है? इतनी। तो ई की वैल्यू रख के सोल्व करो, कितना आ जाएगा? इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 3 ई का मतलब क्या है बेटा? ई की वैल्यू रख के सोल्व करो, कितना आ जाएगा? 4 ई का मतलब क्या है? ई की वैल्यू रख के सोल्व करो, कितना आ जाएगा? 5 ई। ई की वैल्यू रख के सोल्व करो, कितना आ जाएगा? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है कूलम। क्या बात समझ में आई बेटा? मतलब हमारे पास चार्ज की क्या वैल्यू पॉसिबल है? 1.6 के बाद सीधा 3.2, बाकी वैल्यू पॉसिबल ही हमारे पास है ही नहीं वो वैल्यू चार्ज की। 3.2 के बाद सीधी 4.8 के बाद सीधी 6.4 बाद सीधी 8, और 8 के बाद सीधी 9.6 है। बीच की वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। जैसे मुझे किसी ने कहा कि ये चार्ज पॉसिबल है क्या? 7 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, तो मैं कहूंगा मेरे पास तो 6.4 के बाद सीधा 8 ही है, ये 7 बात तो है ही नहीं। देखो 16 की टेबल याद रखो ना, आगे समझ में। तो इसका मतलब जो चार्ज होता है वो क्या होता है बेटा? ई को एन से मल्टीप्लाई करना होता है। एन क्या होता है बेटा आपका वैसे देखा जाए तो? इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। बोलो कोई दिक्कत है? तो मतलब आपको जो चार्ज होगा वो जो भी आपकी ई है उसको इंटीजर मल्टीप्लाई करने पे आएगा, वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है। जो एन होगा ना यहाँ पे जिससे आप मल्टीप्लाई करा रहे हो, 5 के बाद सीधा 6 ई, 6.5 ई नहीं होगा कभी भी। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वन है बेटा, चार्ज के दो टाइप होते हैं। चार्ज के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप। पहला टाइप का नाम है बेटा जी पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। जैसे मैं कहूं प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, इन दोनों चार्ज में से बड़ा चार्ज कौन सा है? प्रोटॉन का चार्ज बड़ा है। हाँ, दोनों का चार्ज बराबर है। दोनों का चार्ज क्या है? बराबर। कि सर बराबर कैसे? मैंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव तो सिर्फ नेचर है, सिर्फ है
नेचर, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं। अगर मान लो प्रोटॉन का चार्ज बड़ा होता तो आप फिर आप कैसे बोल देते हो कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलके टोटल न्यूट्रल हो जाता है, बोलते हो ना बेटा कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलके न्यूट्रल हो जाता है। तो न्यूट्रल तो तभी हो सकता है जब दोनों का चार्ज बराबर हो। प्रोटॉन का बड़ा होता तो वो और पॉजिटिव ही आता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बेटा, बराबर। क्या होता है, बराबर। बस नेचर में ऑपोजिट होता है। नेचर में क्या होता है, अगर आपसे कोई लिखे 5 + 5 कूलम चार्ज -5 कूलम चार्ज, आप क्या बोलोगे, बराबर है। बस नेचर में ऑपोजिट है। नेचर में क्या है, ऑपोजिट। तो अपन क्या बोलेंगे, दिस डज नॉट मीन प्रोटॉन हैव हायर चार्ज। क्लियर है, बोथ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम चार्ज विथ ऑपोजिट नेचर। सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो समान चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपना चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब होता है जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, हर तरह से चिपकती है। जैसे मैग्नेट है बेटा, तो किधर से चिपका दो चिपक जाती है। हमारे पास में स्केलर है, ये कैसे है बेटा, स्केलर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती बेटा। अब जो बेटा दो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, एक पे Q1 चार्ज है दूसरे पे, और उनके बीच की डिस्टेंस r है। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। तो सिंपल सी कहानी है कि दो चार्ज पार्टिकल सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, किस तरह अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो बेटा ये चीज तुमने, अगर मैं तुम्हें कहूं, ये फॉर्मूला तो पढ़ रखा है ना, ग्रेविटेशनल। अगर दो मास पार्टिकल है, एक का मास m1 दूसरे का मास है m2, उनके बीच की डिस्टेंस r, तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 अपॉन है r स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है कि दो मास पार्टिकल के बीच, जिन दो मास पार्टिकल m1 m2 के बीच की डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, G m1 m2 अपॉन है r स्क्वायर। तो क्या अपने जो अर्थ है और चांद के बीच में इतना ही फोर्स लग रहा है, अर्थ और चांद एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। तो तुम्हें कभी फील हुआ चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स, क्यों भाई, लगा तो रहा हूं। फील होता है जब टाइड्स आती है ना समुद्र में, जब पूर्णिमा आती है तब क्या होता है बेटा, समुद्र चांद पास होता है तो टाइड्स बाहर आती है। हमारी बात में तो सेम कहानी से बेटा ये फॉर्मूला है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, तो ये तुमने फिजिक्स में 12th में पढ़ा भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्लियर है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल जो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं ना, तो किस फोर्स से अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, तो फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल क्या होता है, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। के है बेटा कूलाम कांस्टेंट, के क्या है बेटा, कूलाम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर है 9। Q1 क्या है, Q1 और Q2 चार्ज है, और r उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। नेक्स्ट वन है बेटा पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, देखो ग्रेविटेशन, आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी mgh, वो ग्रेविटेशनल के कारण है। किसके कारण है बेटा, ग्रेविटेशनल के कारण है। चार्ज पार्टिकल के में कितनी होती है, k Q1 Q2 अपॉन r, k Q1 Q2 अपॉन r। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, आगे बात सुन में। दो दोनों फॉर्मूला एकदम सिंपल तो है, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, k Q1 Q2 अपॉन r। नेक्स्ट मैंने बेटा कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे, अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे V वोल्ट का वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाएं, कौन सा फील्ड लगाएं बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाएं, कितने वोल्टेज का, V वोल्टेज का। तो किसी चार्ज पार्टिकल पे अगर V वोल्ट का इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाएं, क्लियर है, तो क्या होगा बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस चार्ज पार्टिकल की, वो क्या होती है, चार्ज इनटू वोल्टेज, चार्ज इनटू वोल्टेज। कैसे निकाली, किस तरह, अगर किसी कोई चार्ज पार्टिकल है, उसका चार्ज हमें पता है और उस पर अगर हमने वोल्टेज लगाया V, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बेटा, चार्ज इनटू। नेक्स्ट है बेटा यूनिट कन्वर्जन। देखो यूनिट कन्वर्जन बहुत सिंपल सी कहानी है। मुझे एक बात बताओ बेटा, एक सिंपल सा याद रखना कि डेसी को लिखते हैं डी से, और इसका मतलब होता है 10 की पावर -1 मीटर। सेंटी का मतलब होता है सी, इसका मतलब होता है 10 की पावर -2 मीटर। मिली का मतलब क्या होता है बेटा, 10 की पावर -3, इसको एम से लिखते हैं, मतलब क्या, 10 की पावर -3। माइक्रो को अपन म्यू से लिखते हैं, और मतलब क्या होता है 10 की पावर -6। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है बेटा 10 की पावर -10, और कहीं पिको लिखा जाए तो 10 की पावर -12 है।
और फर्मी का मतलब क्या होता है 10 की पावर -8। अब मैं तुमसे सिंपल सी एक बात पूछूं बेटा कि बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कितने होते हैं? कैसे? भाई सिंपल सी कहानी, 1 मीटर है, उसमें 1 मीटर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? सर लिख सकते हो। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? सेम ही बात है। 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड है। मैं 10 की पावर -2 का मतलब क्या है? 1/100। क्या मैं 10 की पावर -2 को क्या लिख सकता हूँ बेटा? सेंटी। क्या आ गया? 100 सेंटीमीटर। तो इस बात में फर्क क्या है कि सर दोनों बातें मैंने कहा सेम है। दोनों बातें क्या है? सेम। तो यूनिट कन्वर्जन में बात नहीं बदलनी चाहिए। जैसे हमसे किसी ने कहा 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो डेसी तभी आएगा जब 10 की पावर -1 लाना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर -1 से भी मल्टीप्लाई कर दो। दोनों का मतलब क्या है बेटा? 1 मीटर ही है। 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर, क्योंकि 10 और 10 की पावर -1 1 ही होता है। और 10 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं बेटा? कैसे लिख सकते हैं? अब देखो ध्यान से, हमसे किसी ने कहा कि 10 एंगस्ट्रॉन में कितने नैनोमीटर, 10 एंगस्ट्रॉन में कितने नैनोमीटर। तो बहुत सिंपल तरीके से करना है कि देखो एंगस्ट नैनोमीटर पूछा है, इसका मतलब एंगस्ट्रॉन हटाना है। तो जो चीज हटानी है उसको 10 और हटानी है उसकी जगह क्या लिख दो बेटा? उसकी वैल्यू लिख दो। एंगस्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -10। तो आपने क्या कर दिया? एंगस्ट्रॉन की जगह 10 की पावर -10 लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत है? अब मुझे -9 चाहिए। कितना चाहिए? -9। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? -10 तो अपने पास ज्यादा ही है, तो -1 और -9 का मल्टीप्लाई लिख दो बेटा। सर लिख दो। और आपको पता है -9 का मतलब क्या होता है? नैनो। 10 की पावर -9 का मतलब क्या होता है? नैनोमीटर। और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 10, और 10 की पावर -1 का मतलब क्या? 1/10। और इसका मतलब क्या हो गया? 1 नैनोमीटर। बोलो कोई दिक्कत है? तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 10 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 1 नैनोमीटर। बहुत काम आएगा अपने ये लाइन। 10 एंगस्ट्रॉन में कितने नैनोमीटर होते हैं? 1। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं तुम्हें कहूं 1000 फर्मी मीटर में कितने पिकोमीटर, तो हमें फर्मी मीटर है तो फर्मी को हटाना है बेटा। तो आप क्या लिख दो बेटा? फर्मी की जगह 10 की पावर -15 लिख दो। लिख दिया। उसके बाद क्या करोगे बेटा? -15 को क्या लिख दोगे? -3 और -12 की। सर -12 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पिको चाहिए था। पिको मतलब -12 है, मेरे पास तो -15 है हमारे पास में। और -12 को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? पिकोमीटर। और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा? 1 पिकोमीटर। बोलो कोई दिक्कत है? अगर अपने को कोई कहे ध्यान से कि 2000 एंगस्ट्रॉन में कितने माइक्रोमीटर, 2000 एंगस्ट्रॉन में कितने, तो तुम क्या करोगे बेटा? 2000 एंगस्ट्रॉन की जगह क्या लिख दोगे? 10 की पावर -10। अब हमें एंगस्ट्रॉन की जगह लिख दिया। अब माइक्रो लाना है। क्या लाना है बेटा? माइक्रो लाना है, मतलब -6 लाना है। तो -6 लाने के लिए आप क्या करोगे? 2000। अब -10 है तो क्या इसको -4 इंटू -6 लिख सकता हूं? देखो बात नहीं बदलनी चाहिए, बात अब भी वही रही। और इसकी जगह क्या लिख दिया? माइक्रोमीटर। और इन सब का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 0.2। तो 10 की पावर -4 1/10,000 से डिवाइड करूंगा ना। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अगर अपने सामने ये आ जाए कि 300 नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉन में बदलो, 300 नैनोमीटर को किसमें बदलो? एंगस्ट्रॉन में बदलो। कि सर ये कैसे बदले? तो देखो ध्यान से, 300 नैनो का मतलब क्या है? 10 की पावर -9। अब आपको कि सर इतनी देर तो मौज थी, -10 था इसलिए आप -9 कर लेते थे, ज्यादा ही था। अब कहां से लाओगे? 10 लाना है, -10 लाना है, आपके पास तो -9 ही है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा? 3000
-10 लाने के लिए मुझे -1 चाहिए, तो क्या मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं? कि सर -1 से मल्टीप्लाई तो कर दिया आपने, लेकिन इससे बात बदल गई। इससे क्या बदल गई बेटा? बात। कि सर मैंने कहा बात कैसे बदली बेटा? कि सर बात ऐसे बदल गई कि अब तो ये बात सेम नहीं है ना, आप किसी चीज से मल्टीप्लाई ऐसे कैसे करवा सकते हो? ऐसे मुंह उठा के मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? मैंने कहा चलो -1 से किया तो मैं +1 से भी कर देता हूं। अब कोई दिक्कत है? सेम ही वैल्यू से मल्टीप्लाई सेम ही वैल्यू से डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होती ना। कि सर अब तो वही बात है पहले जो थी। लेकिन बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा? इसको लिख सकते हो -10। क्या लिख सकते हो? -10। और इसको क्या लिख सकते हो? 3000। और 10 की पावर -10 को क्या बोलते हैं बेटा? एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया 3000 एंगस्ट्रॉम। 3000 आ रही बात समझ में? चलो जी, यहां तक कोई दिक्कत है? मैं कुछ छोड़ दिया क्या? पन्ना गायब कैसे हो रहा है? पन्ना ऐड हुआ है ना कुछ? प्रॉपर 1 मिनट रुको, देखने जरा। जो बेटा ध्यान से, अब आपने कोई पूछे 100 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम, तो निकाल दोगे बेटा? तो देखो एक तरीका तो क्या है बेटा कि सर 100 नैनोमीटर, तो इसको मैं 100 इंटू 1 नैनोमीटर लिख सकता हूं। और 1 नैनोमीटर की जगह अभी प्रूव किया था, 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉन। अभी प्रूव किया था ना। ये हमारे लिए सबसे काम की चीज है कि 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉन होता है। सबसे ज्यादा इसी का यूज है बेटा अपने लिए आगे चल के। तो जैसे बेटा आपने 1 नैनो 100 को क्या लिख दिया? 100 इंटू 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर की जगह क्या लिख दिया? कितना आ गया? 1000 एंगस्ट्रॉम। आगे बात समझ में? ये 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1000 नहीं है, 1 नैनोमीटर 10 नहीं है, ठीक है? ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है? अब जैसे हमसे कहा 300 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉन, कर लोगे ना ये वाले? ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे? इन क्वेश्चनों को एक बार खुद से करना बेटा, नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है? जैसे ये 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, तो हमें पास क्या है? -7 है। तो एंगस्ट्रॉन में कैसे ले जाओगे? -3 और +3 से मल्टीप्लाई। इन क्वेश्चनों को एक बार खुद से करना सारों को, ठीक है? सारे क्वेश्चन खुद से करना और पूछना, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी ये क्या होता है? देखो बेटा क्या है कि अपन ने एक बैटरी ली। इस बैटरी का वोल्टेज है 1 वोल्ट। कितना वोल्ट है बेटा? 1 वोल्ट। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया। इसमें हमने क्या रख दिया है कि इलेक्ट्रॉन को। तो अभी बताया था कि इस एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या अपना चार्ज पार्टिकल है। एक चार्ज पार्टिकल पे आपने वी वोल्टेज लगाई, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? चार्ज इंटू वोल्टेज होती है। चार्ज कितना है? ई। वोल्टेज कितना है? 1 वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? इसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब किसी इलेक्ट्रॉन पे 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाने पर जो काइनेटिक एनर्जी आती है उसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है किसकी? एनर्जी की। तो हुआ क्या बेटा कि इट्स काइनेटिक एनर्जी गेन बाय ए इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी गेन बाय ए इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाना है किस पे? एक इलेक्ट्रॉन पे। तो जो एनर्जी आएगी उसी को क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी। अब जो बड़ा ध्यान से कि हमें इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना होता है। सबसे आसान काम है कि सर कैसे? कि देखो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई किसको रिप्रेजेंट करता है? चार्ज को। तो इसकी वैल्यू रखो भाई। जैसे मैंने इसकी वैल्यू रखी यही आएगी बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। अब बेटा देखो ध्यान से, कुलाम इंटू वोल्ट को बोलते हैं जूल। कुलाम इंटू वोल्ट को क्या बोलते हैं? जूल। फिजिक्स में यूनिट कन्वर्जन में सिखाते हैं कुलाम इंटू वोल्ट क्या होता है? जूल। तो ये कुलाम इंटू वोल्ट की जगह तो लिख दिया जूल। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल आ गए। कि सर सबसे आसान है कि मैंने क्या कैसे? कि सर कुछ करना ही नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब भी पूछे तो हमें कुछ नहीं करना, आपको बस ई की वैल्यू रख देनी, जूल में आ जाएगा। आ रही बात? जैसे मैंने लिखा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो तुम क्या करोगे रे? इस ई की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। मतलब कुलाम रखोगे तो जूल हो जाएगा, सीधा जूल। क्योंकि कुलाम इंटू वोल्ट जूल हो जाएगा ना, जैसे यहां पर हुआ। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल सकते हो।
जैसे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या करोगे बेटा, 20 इंटू ई की वैल्यू रख दो, ये जूल में आ गया। बोलो कोई दिक्कत है? अब हमें इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? किलो जूल पर मोल में। देखो बेटा ध्यान से कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर ई की वैल्यू रख दो तो जूल में आ जाएगा। फिर देखो ध्यान से कि मैंने क्या किया, -3 और +3 दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें कोई रोएगा क्या? बिल्कुल नहीं रोने वाला कि -3 और +3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आंसू तो नहीं आने ना कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, आप -3 और +3 से मल्टीप्लाई करो, हमें कोई दिक्कत है। अब आपको पता है 10 की पावर 3 1000 है और 1000 को क्या बोलते हैं? किलो। तो क्या मैं इसको किलो जूल लिख दूं? यहां से 10 की पावर 3 को आप किलो जूल लिख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है किलो की वैल्यू वही होती है। और मुझे बताओ क्या मैं इस वैल्यू को 10 की पावर -22 लिख सकता हूं? कि हाँ सर आप इस वैल्यू को 10 की पावर -22 लिख सकते हो, हमें कोई दिक्कत है नहीं है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और -3 का मल्टीप्लाई करके यही आएगा कि सर यही आएगा। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, मैं 6 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई और 6 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बेटा मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था कि एक मोल में, मोल कंसेप्ट पहले दिन ही पढ़ाया था, पहले लेक्चर में यही है कि एक मोल मतलब क्या होता है कि एक मोल लिखो, एक मोल का मतलब क्या होता है 6 इंटू 10 की पावर 23, इसी नंबर का नाम एक मोल था। तो मैंने क्या किया बेटा, इस वाली वैल्यू को देखो, इसको मल्टीप्लाई -19 को -22 हो गया, मैंने 6 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई और 6 इंटू 10 की पावर 23 से ही डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत है इसमें? और आपको पता है इस नंबर का नाम एक मोल भी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? तो मैंने इसको किलो जूल पर मोल लिख दिया, आप चाहो तो वापस लिख देना। और बेटा जी इस नंबर का मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्या कर दिया, और मल्टीप्लाई करते हैं 96। तो आगे से मुझे कोई मतलब नहीं है कैसे आया, सारा डेरिवेशन सिंपल सी कहानी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जब भी बात करेगा ई की वैल्यू रख दो, जूल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? जूल में। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 96 रख दो, क्या आ जाएगा? किलो जूल पर मोल। क्या चीज समझ में आई बेटा? जहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वहां 96 किलो जूल पर मोल लिख दो तो किलो जूल पर मोल ये भी एनर्जी की यूनिट है, और जूल लिख दो ये भी क्या है, एनर्जी की यूनिट है। नेक्स्ट वन है, जैसे अपने पास एक चार्ज है बेटा 5 ई का, उस पे वोल्टेज लगाया 20 वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी? कि आपके पास चार्ज कितना है 5 ई का, भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? चार्ज इंटू वोल्टेज होती है ना। चार्ज कितना है बेटा 5 ई का, कितने का है? वोल्टेज कितना है 20 का, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब आएगी? जब चार्ज ई की फॉर्म में रखा हुआ हो। और जब मैं ई की वैल्यू रख दूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ई की वैल्यू रख दूंगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो आंसर किस में आ जाएगा बेटा? जूल में। किस में आ जाएगा? और किलो जूल लाना तो और ही आसान है कि सर इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या लिख दो, 96 किलो जूल पर मोल। बोलो कोई दिक्कत है? आसानी से समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन है कि बेटा आपके पास काइनेटिक एनर्जी 10 ई है, वोल्टेज 1.5 है, तो क्या आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे? वो आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ई की वैल्यू रख दोगे तो किसमें आएगी? जूल में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख दोगे तो किसमें आएगी? किलो जूल पर मोल में। बोलो कोई दिक्कत है? इसी तरह से अगर हमें दो चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं, एक का चार्ज 1 कूलम, दूसरे का चार्ज 2 कूलम, और बीच की डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉन दी है, कितने दिए बेटा? तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी बेटा? के Q1 Q2 अपॉन आर। के हमें पता ही है, Q1 कितना है बेटा 1 कूलम, Q2 कितना है 2 कूलम, और बीच की दूरी कितनी है 10 एंगस्ट्रॉन। तो 10 एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 10 की पावर -8 10 एंगस्ट्रॉन का मतलब तो यही होता है ना बेटा। मीटर में रख दो, सॉल्व कर दो। ये क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। अब जो बेटा ये थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स थी जो अपन ने अभी तक पढ़ाई है, थोड़ी मतलब मेरे को जो इस चैप्टर में जरूरत थी उन चीजों को मैंने तुम्हें रटवा दिया। एंगस्ट्रॉन क्या होता है, मोल क्या, मोल कंसेप्ट तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। जितनी मुझे जरूरत की चीजें मैंने तुम्हें सारी याद करवा दी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यूनिट कैसे कन्वर्ट कराते हैं एंगस्ट्रॉन को, नैनोमीटर, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉन, ये सब मेरे काम आएंगी, इसलिए मैंने पहले रटा के पढ़ा दिया। अब अपन शुरू करते हैं अपने चैप्टर को जिसका नाम है एटॉमिक मॉडल। यहां से शुरू करना है चैप्टर को। देखो एटॉमिक मॉडल क्या होता है कि देखो हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब क्या है, ये अंदर रहते कैसे, अंदर रहते कैसे, हमारी पास में
अपन जैसे अपने मान लो अपने तुम जनरली देखते हो ना, जैसे तुम टीवी पे देखते हो तो डिस्कवरी वाले दिखाते हैं कि ये लॉयन फैमिली है, फिर वो बताता है ये रहते कैसे, उसमें किसका कद बड़ा है किसका कद छोटा है, बताते हैं ना ऐसे। तो सेम कहानी है, हमें पता लग गया कि ये चीज है ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, लेकिन क्वेश्चन उठा कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन एक जगह रहते हैं इलेक्ट्रॉन एक जगह रहते हैं, या फिर एक एक अल्टरनेट बैठे रहते हैं, कैसे बैठे कैसे रहते हैं, इनका अरेंजमेंट कैसा है, किस एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है कैसा है, इसी को बोलते हैं एटॉमिक मॉडल। तो क्या हो गया बेटा, अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इन द एटम नोन एज ए एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल आया वो है जे जे थॉमसन का। इस मॉडल का नाम है बेटा प्लम पुडिंग मॉडल। क्या नाम है बेटा, प्लम पुडिंग मॉडल। कि सर प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है, क्या है प्लम पुडिंग, देखो प्लम पुडिंग एक स्वीट है, प्लम पुडिंग क्या है बेटा, एक स्वीट। तो ना तो मैंने खाई ना तुमने खाई, तो पता नहीं, हमें से किसी ने नहीं खाई, लेकिन तुमने सिंचन देखा है ना, तो वो हमेशा करता था पुडिंग खाऊंगा पुडिंग खाऊंगा, जापान में खाते होंगे, ले रहे, अपन ने तो खाई नहीं, वही करता रहता पुडिंग खाएंगे पुडिंग खाऊंगा। अब क्या होती है भाई जाने, ठीक है। तो देखो बेटा पुडिंग क्या होता है, प्लम पुडिंग मॉडल को ध्यान से समझो कि अपने को इंडिया में इसी का नया वर्जन आ रखा है, इसको अपन जैसे वाटरमेलन होता है जो तरबूज, तो अपन इसको बोल सकते हैं तरबूजा मॉडल। कौन सा मॉडल है, अपने को तो तरबूज ही खा रखा है। तो आप देखो ध्यान से कि जो थॉमसन ने कहा कि पूरा का पूरा एटम प्रोटॉन का बना हुआ है, पूरा का पूरा एटम किसका बना हुआ है, प्रोटॉन का पूरा, आगे पास में, और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन सीड्स की तरह है, तरबूज में जो सीड्स होते हैं ना बेटा उनकी तरह। तरबूज समझते हो, सारा तरबूज प्रोटॉन का है, और बीच में जो सीड्स है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। बस यही प्लम पुडिंग ऐसी कोई स्वीट होती होगी जिसमें प्लम नाम की कोई चीज होती है और पुडिंग उसके बीच में धसा होता होगा, पता नहीं क्या। हमारी भाषा में तो सेम सी कहानी है बेटा कि तरबूज है बेटा, वो पूरा का पूरा किसका आइटम किसका बना है, प्रोटॉन का, और बीच बीच में कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन। बीच बीच में कौन धसा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। किसकी तरह है, सीड्स की तरह। अब उससे किसी ने पूछा कि कितना इलेक्ट्रॉन धसा हुआ है, तो उसने कहा कि उतना इलेक्ट्रॉन धसा हुआ है जिससे टोटल चार्ज न्यूट्रल रहे। मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन अंदर की नंबर तो पता नहीं, लेकिन टोटल चार्ज जो प्रोटॉन जितना है उतना ही चार्ज हो पे इलेक्ट्रॉन, कि उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे जिससे ऑल ओवर न्यूट्रल बन जाए। अगर मान लो इस पे प्रोटॉन का 10 चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे, 10। उसने कहा बाकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि जितने प्रोटॉन होंगे, जितना प्रोटॉन का चार्ज होगा, नंबर नहीं बताया उसने, जितना प्रोटॉन का चार्ज होगा उतना ही क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही क्या होगा। आगे बात समझ में, बस इतना यही बताया, क्योंकि एटम कैसा होता है बेटा। अब देखो थॉमसन मॉडल ने जो मॉडल दिया, तो हमें थॉमसन मॉडल क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म स्पेयर, एक पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म स्पेयर है इन विच इलेक्ट्रॉन मेंटेन इलेक्ट्रिकल है न्यूट्रलिटी। बस यही काम बताया उसने इलेक्ट्रॉन का। फिर बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल। देखो थॉमसन मॉडल का जो ड्रॉबैक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड गोल्ड स्लिट या फॉइल, स्लिट या फॉइल की बात है, एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को ये समझा नहीं पाया। तो क्वेश्चन उठता है एक्सपेरिमेंट क्या है ऐसा जिसको समझा ही नहीं पाया, ऐसी क्या बला पढ़ाई रखी है इसने। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा रदरफोर्ड गोल्ड स्लिट मॉडल। रदरफोर्ड गोल्ड स्लिट बोल दो या फॉइल बोल दो, या फिर बेटा क्या है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल होता है ये, क्लियर है। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की, क्या उसने एक्सपेरिमेंट में क्या सेट किया। देखो एक्सपेरिमेंट करते समय हमेशा तीन चीज होती है, पहले आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाना होता है, क्लियर है। उसके बाद में क्या करना होता है बेटा, उसमें सिंपल सी कहानी, एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाने के बाद में हम उसको एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो हम वहां देखते हैं ऑब्जर्वेशन जो हुआ होने दिया, फिर उस ऑब्जर्वेशन का क्या निकालते हैं, कंक्लूजन, और कंक्लूजन निकालने के बाद क्या निकालते हैं, रिजल्ट। ये तीन तरीका होता है लैब में काम करने का, कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, फिर कंक्लूजन, फिर रिजल्ट। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट तो करें। तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको एक चीज के बारे में बहुत जानना जरूरी है, जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल। किसका नाम है बेटा, अब देखो बेटा अल्फा पार्टिकल के बारे में जानना बहुत आसान है, क्योंकि तुमने मोल कंसेप्ट पढ़ लिया है, तो बहुत आसानी से जान लोगे। देखो अल्फा पार्टिकल जानने के लिए मैं तुम्हें कहूं, तुम हीलियम को जानो। किसको जानो, हीलियम में तुम्हें मैंने बताया था जो जड़ में लिखा रहता है वो कौन है, प्रोटॉन, और जो ऊपर लिखा रहता है वो क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। तो दो प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन भी कितने हैं, दो। अब मुझे बताओ दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, क्यों, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन और दो न्यूट्रॉन।
अब देखो बेटा ध्यान से कि अपन ने क्या किया कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो बेटा जैसे मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए तो जो हीलियम पार्टिकल है इसके पास बचा क्या बेटा, 2 प्रोटॉन बचे और 2 न्यूट्रॉन बचे। और कुछ है क्या इसके पास कि सर कुछ भी नहीं है। तो यही तो किया आपने कि सर ये हीलियम पार्टिकल था, यहां इलेक्ट्रॉन थे और अंदर कौन था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकाल दिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो बचा क्या, सिर्फ न्यूक्लियस ही बचा। तो क्या मैं हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन में से दोनों, सॉरी हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो जो चीज बचेगी वो कौन होगा, हीलियम का न्यूक्लियस। और जो हीलियम के न्यूक्लियस है इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इसे क्या बोलते हैं कि हीलियम के न्यूक्लियस में से, हीलियम के एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दो, जो चीज बच गई उसका नाम क्या है। अब अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कैसे होगा कि सर हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन थे तो टोटल चार्ज क्या था, 0। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल बना है उसके अंदर क्या बचा कि सर उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ही बचे, तो न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज है नहीं, 2 प्रोटॉन बचे तो 2 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन मतलब कितने पॉजिटिव पार्टिकल, 2 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो हीलियम के ऊपर चार्ज की क्या लिख दिया अल्फा पार्टिकल को, हीलियम है 2+। आ रही बात में। अब देखो बेटा अल्फा पार्टिकल को भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हीलियम को रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह कैसे कि जैसे ये आपके पास हीलियम है, कौन है बेटा, हीलियम। तो अल्फा पार्टिकल में देखो जड़ में क्या लिखा जाता है, प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है, 2। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना है, 4। इलेक्ट्रॉन को कहीं पे एक्सप्लेन किया जाता है क्या, नहीं। तो ध्यान रहे अल्फा पार्टिकल और हीलियम को लिखने का तरीका सेम होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस है। अब आपको पता है बेटा कि एक प्रोटॉन, अब अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन का मास मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था कितना होता है, 1 mu। एक न्यूट्रॉन का मास है 1 mu। तो टोटल मास कितना है अल्फा पार्टिकल का, 4 mu। और आपको mu की वैल्यू भी पता है बेटा, बोलो कोई दिक्कत है। अब ये है अल्फा पार्टिकल। अब कि सर ये अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड जानता था क्या, नहीं। उस वक्त हम एटम जानते नहीं थे ना, अब जानते हैं। तो सर उसको क्या पता था अल्फा पार्टिकल क्या होता है, उस वक्त ये पता था कि ये जो चीज है ना इसका नाम अल्फा पार्टिकल, इस पे चार्ज पॉजिटिव है। ये नहीं पता था ये हीलियम का न्यूक्लियस है। क्या नहीं पता था बेटा कि ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ये बात पता नहीं थी। क्या बात पता थी कि सिर्फ यही बात पता थी कि ये क्या है बेटा, पॉजिटिव पार्टिकल है। बस रदरफोर्ड को पता था कि ये चीज है, इस पे चार्ज पॉजिटिव है और इसका नाम अल्फा पार्टिकल है। नाम रख दिए, नाम क्या रखा हुआ था, अल्फा पार्टिकल चार्ज पॉजिटिव। ये नहीं पता था ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ये उसे बात है नहीं पता थी, ये तो आज के टाइम हमें पता है। तो उसने क्या किया बेटा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया बेटा, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। तो देखो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है। कि सर कैसे, देखो ध्यान से। इसने करने को कुछ नहीं किया, चलो वैसे टाइम हो गया, अपन शुरू कर पाएंगे 10 मिनट में पूरा नहीं हो पाएगा ना, लंबा बहुत है। ठीक है कल करते हैं इसे ना।